प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका समय यात्रा के एक और पड़ाव में। पिछले भाग में हमने देखा कैसे मेसोपोटामिया सभ्यता अपने स्वर्ण काल में पहुंची तथा कैसे गिलगामेश जैसे महाकाव्य का निर्माण हुआ। आज के भाग में हम प्राचीन मिस्र तथा समकालीन जंगली तथा ग्रामीण सभ्यताओं के आर्थिक, भौतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज से लगभग 4500 साल पहले हम देखते हैं हमारे नायक नायिका छोटू तथा मूसी अपने भाई एंकी के पास मिस्र जाने की यात्रा को आरंभ करते हैं। उनका सफ़र काफ़ी लंबा है क्योंकि पहले उन्हें जंगलों से गुजरते हुए लाल सागर तक जाना होगा, फिर लाल सागर को पार करके एक विशाल रेगिस्तान में नील नदी के किनारे चलते हुए मिस्र के शहर मेम्फिस तक पहुंचना है। इसलिए वह तेजी से जंगलों तथा रेगिस्तानों में बढ़ रहे हैं। वह देखते हैं कि यह सारा संसार मानवों से भर चुका है। लोग सिर्फ शहरों में ही नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे कबीले तथा गांवों में भी बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ तक कि बहुत ही विषम परिस्थितियों वाली जगहों पर भी। तथा विभिन्न परिस्थितियों के कारण वह अपनी क्षमताओं का विकास भी कर रहे हैं। कहीं जंगलों में रहने वाले कबीले नुकीले तथा तेजी से फेंकने वाले भिन्न भिन्न हथियार बनाकर जानवरों को तेजी से मारने में माहिर हो रहे हैं, तो वहीं खेती, मजदूरी आदि पर आश्रित ग्रामीण व्यवस्थाएं जानवरों के व्यवहार को समझकर उन्हें प्रशिक्षण देकर कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों से खेतों तथा गांवों की रखवाली जैसे काम करवा रहे हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो सारा संसार एक पाठशाला बन गया है और हर मानव प्रकृति से अपना अलग ही पाठ पढ़ रहा है। यह सब देखकर जहाँ छोटू मानव के आध्यात्मिक तथा सोच को देखकर उन्मुग्ध हो रहा था, वहीं मूसी लोगों के घर, उपकरण आदि में मानव की ज्यामिति तथा गणित के विकास को देखकर आश्चर्यचकित है। क्योंकि जहाँ कुछ जंगलों में लोगों ने जानवरों से सुरक्षा तथा हवादार लकड़ी तथा घास के झोंपड़े बनाते हैं, तो कुछ तेज हवा से बचने के लिए ईंटों से घर बनाते हैं। कुछ पहिए का इस्तेमाल माल ढोने, कुछ अनाज पीसने तथा कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी कर रहे हैं। मूसी देख रही है समान वस्तुएं ही बनाने वाले पदार्थ और ज्यामिति को बदलकर कितने भिन्न भिन्न कार्य किए जा सकते हैं। खैर, यही सब देखते देखते हजारों किलोमीटर का सफ़र करके हमारे नायक नायिका लाल सागर के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ वह अपने सफ़र का दूसरा पड़ाव शुरू करते हैं। वह समुद्र पर चलते हुए अपने नाविकों से कई बातें जानते हैं, जैसे पानी पर वाहन चलाने में जमीन से कम ऊर्जा लगती है तथा तारों से भी दिशा एवं समय का पता लगाया जा सकता है। यहाँ मूसी नाविकों से दिशा निर्धारण में कोणों के महत्व तथा बारीकियों को भी समझती है। इसी के साथ दोनों कुछ दिन बाद प्राचीन मिस्र के एक बंदरगाह पर पहुँचते हैं तथा प्राचीन रेगिस्तान में अपना सफ़र आरंभ करते हैं। यहाँ के लोग अभी तक मिले लोगों से एकदम भिन्न होते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष एक ही वस्त्र पहनते हैं तथा यहाँ दोनों ही अत्यधिक श्रृंगार भी करते हैं। नील नदी के किनारे चलते हुए वो देखते हैं यहाँ निचले भाग की संस्कृति सुमेरियन सभ्यता से मेल खाती है, क्योंकि इस जगह को वहाँ के व्यापारियों ने ही बसाया था तथा ऊपरी भाग में मूल मिस्र के लोग रहते हैं। 3100 ईस्वी पूर्व राजा नार्मर ने इन दोनों राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य बना लिया था। यहाँ की ज़्यादातर आबादी कृषि ही करती है। यहाँ की व्यवस्था में भी सबसे नीचे स्तर पर गुलाम ही आते हैं। यह बाहर की जगहों से मंगवाए जाते हैं। हालांकि यह अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मूल भाव कर सकते थे, किंतु एक बार कार्य तय हो जाने पर छोड़ नहीं सकते थे। और इस व्यवस्था में सबसे ऊपर रूलर ही आते हैं, जहाँ कई सारे रूलर होते हैं, क्योंकि राजा का परिवार बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वह बहुत सारे विवाह करते हैं। किंतु एक राजा सबसे ऊपर होता है जिसे फेरो कहा जाता है, तथा जनता यह भी मानती है कि फेरो देवताओं के अंश होते हैं
तथा स्वर्ग से धरती पर आए हैं। यहाँ पर भी लिंग भेद देख सकते हैं, किंतु महिलाओं को भी अपनी संपत्ति रखने या विवाह न करने का अधिकार था। हालांकि शादी एक सामाजिक और आर्थिक जरूरत माना जाता है, चाहे आप किसी भी लिंग के हों। आगे जब छोटू और मूसी नगरों में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है। घरों के अंदर पत्थरों के चूल्हे होते हैं तथा अनाज रखने के लिए जमीन के अंदर भंडार भी बनाए जाते हैं। यहाँ के पुरुष खेती तथा औरतें सारा दिन अनाज पीसने, ब्रेड बनाने आदि के कार्य करती हैं। यहाँ पक्षियों का शिकार भी किया जाता है। यहाँ कई प्रकार के फलों के पेड़ भी देखते हैं। खैर, इन अद्भुत नज़ारों को देखते हुए छोटू और मूसी अपने भाई के पास मेम्फिस पहुंच जाते हैं, जहां उनका भाई एंकी उनका इंतजार कर रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी इस यात्रा को विराम देते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि मूसी और छोटू मिस्र में रहकर क्या क्या कार्य करते हैं तथा पिरामिडों की नींव कैसे पड़ती है। साथ में हम मिस्र के बौद्धिक तथा आर्थिक ढांचे पर भी प्रकाश डालेंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यह यात्रा आप अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।